हेलो गाइस, हिंदी साहित्य संगम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग छायावाद से जितने भी प्रश्न थे PYQ उसको पढ़ लिए हैं। आज पढ़ने वाले हैं प्रगतिवाद से संबंधित प्रश्नों को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, प्रगतिवाद का पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति किस काव्यधारा में देखने को मिलती है? उस धारा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मार्क्सवादी चेतना। मार्क्सवादी चेतना किस धारा में देखने को मिलती है? तो प्रगतिवाद में मार्क्सवाद। प्रगतिवाद को मार्क्सवाद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, प्रगतिवाद के बाद आता है प्रयोगवाद, और प्रयोगवाद के बाद नई कविता, नई कविता के बाद समकालीन कविता, ये सब आएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये नीचे दिया गया है इसकी व्याख्या, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। PDF आप लोगों को दे दिया जाएगा ग्रुप में, तो आप लोग ग्रुप से ऐड हो जाइए। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है, प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है। प्रगतिवादी काव्य सृष्टि क्या है? दार्शनिक है, वर्ग चेतना प्रधान है, वैयक्तिक यथार्थ है, यथास्थितिवादी है। उत्तर हो जाएगा वर्ग चेतना आधार है। प्रगतिवाद में वर्ग चेतना आधार ही, इसकी जो प्रवृत्तियां हैं वो बताई गई है। प्रगतिवाद में कौन सी प्रवृत्ति विशेषताएं होते हैं, छायावाद में कौन सी प्रवृत्तियां थी, विशेषताएं क्या था, सब यही है। प्रश्न नंबर 3 है कि द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद। द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? तो प्रगतिवाद में द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद, यानी द्वंद्व कविताओं में द्वंद्व चलता था। ठीक है, द्वंद्वात्मक था। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, प्रगतिवाद का आधार है। क्या है प्रगतिवाद का आधार? तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है प्रगतिवाद का आधार। हालावाद यहाँ दिया है ऑप्शन बी में, तो हालावाद के प्रवर्तक कौन कहे जाते हैं? बच्चन। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन को हरिवंश राय बच्चन हालावाद के प्रवर्तक कहे जाते हैं। ठीक है, आगे है रहस्यवाद कहाँ दिखाई देता है? रहस्यवाद छायावाद में महादेवी वर्मा की कविताओं में दिखाई देता है। ठीक है, छायावादी और महादेवी वर्मा की कविताओं में दिखाई देता है। ठीक है, प्रकृतिवाद अक्सर सुमित्रा नंदन पंत की कविताओं में मिलता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, प्रगतिशील लेखक संघ। प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है प्रगतिशील लेखक संघ। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। प्रश्न नंबर 6 है, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, यानी किसने की थी? तो प्रेमचंद ने की थी प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता। किस सन में की थी? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। प्रश्न नंबर 7 है, लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, किसने की थी? यशपाल ने, दिनकर ने। 7वां नंबर प्रश्न है, यशपाल ने, दिनकर ने, निराला ने और प्रेमचंद ने। तो उत्तर हो जाएगा आपका प्रेमचंद। ठीक है, प्रेमचंद। प्रश्न नंबर 8 है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी? यहाँ उत्तर आप लोगों को मिल गया। 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की गई थी और अध्यक्ष थे मुंशी प्रेमचंद। प्रश्न नंबर 9 है, लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ जो कि 1936 में की गई थी, ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष कौन थे? प्रेमचंद जी थे। प्रश्न नंबर 10 है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी? तो लंदन में मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर। मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर जो कि लंदन में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी, उसके ये उनको ही प्रयत्न से हुई। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? प्रगतिवाद के जन्म में छायावादी रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति ये भी है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना ये भी है, और मार्क्सवादी प्रभाव। तो प्रगतिवाद में मार्क्सवादी भी दिखाई देता है, मार्क्सवाद भी दिखाई देता है, और डी है उपयुक्त सभी। तो उत्तर हो जाएगा ये तीनों होंगे। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 12 है, प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? अमान्य है तो आपका उत्तर हो जाएगा रूपवाद अमान्य है।
यथार्थवाद भी है, पदार्थवाद भी है, समाजवाद भी है, लेकिन रूपवाद नहीं है। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है। धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था, सामाजिकता का आग्रह, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति एवं शोषण वर्ग के प्रति घृणा, जनसामान्य के प्रति लोक मंगल की कामना। तो ये तो तीसरा नंबर तो एकदम इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है कि शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति एवं शोषण वर्ग के प्रति घृणा अज्ञेय की कविताओं में देखने को अक्सर मिलता है, या प्रगतिवाद के जितने भी हैं उसमें भी देखने को मिलता है। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था, ये प्रवृत्ति नहीं है प्रगतिवाद की। बढ़ते हैं आगे। प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं, ये इम्पोर्टेंट है, बता दे रही हूँ। प्राचीन रूढ़ियों एवं मान्यताओं का विरोध प्रगतिवाद में, फिर मानवतावादी प्रवृत्ति, शोषक वर्ग के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति सहानुभूति, विद्रोह एवं क्रांति की भावना, समाज का यथार्थवादी चित्रण, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण, मार्क्सवादी दर्शन के आलोक में सामाजिक चेतना एवं ईश्वर के प्रति अनास्था। ये जो 8 आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, ये 8 प्रवृत्तियां जो है प्रगतिवाद की हैं और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम है? उत्तर हो जाएगा नागार्जुन। नागार्जुन का नाम है वैद्यनाथ मिश्र। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, नागार्जुन किस वर्ग के कवि हैं? तो नागार्जुन प्रगतिवादी कवि हैं। ठीक है, प्रगतिवादी कवि हैं। प्रश्न नंबर 16 है, नागार्जुन किस काव्य धारा के कवि हैं? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, प्रगतिवाद। प्रश्न नंबर 17 है, कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार हैं। कबीर के बाद हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार कौन हैं? तो नागार्जुन हैं, प्रगतिवादी कवि। नागार्जुन ने अपने समाज में व्याप्त समस्या तथा बुराइयों को जितनी गहराई तथा धमाकेदार तरीके से उठाया है, उतना शायद कबीर के अलावा किसी ने नहीं उठाया है। नागार्जुन ने भ्रष्टाचार, अवसरवादिता जैसी सामाजिक कुरीतियों पर चोट की, राजनीति की गरिमा तथा लोकतंत्र के मायावी जाल को तार तार करते हुए उसके वास्तविक चेहरों को सामने लाते हैं। पूंजीवादी वर्ग के शोषण एवं अत्याचारों का विरोध करते हैं तथा मजदूरों, किसानों एवं छात्रों के हित की बात को बड़े जोरदार ढंग से सामने रखते हैं। बाबा नागार्जुन एक सशक्त कवि होते हुए एक समाज सुधारक की भूमिका निभाते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह उन्हें कबीर की परंपरा के कवि मानते हैं। किनको? नागार्जुन को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, प्रगतिवाद के संदर्भ में इनमें से एक कथन सही नहीं है, वह कौन है? प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पनालोक में सौंदर्य खोजता है। प्रगतिवाद ने पहली बार साहित्यिक चेतना को यथार्थवाद की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी। प्रगतिवाद की मूल प्रेरणा मार्क्सवाद से विकसित हुई है। प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है। तो ये जो तीनों हैं ये प्रगतिवाद में आते हैं, लेकिन ये जो पहला नंबर है आपको दिख रहा है, प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पनालोक में सौंदर्य खोजता है, ये आपका उत्तर गलत हो जाएगा, प्रगतिवाद के संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, प्रगतिवादी समीक्षक हैं। प्रगतिवादी समीक्षक कौन है? रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। रामविलास शर्मा हिंदी में प्रगतिवादी समीक्षा पद्धति के एक प्रमुख स्तंभ थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद डॉक्टर रामविलास शर्मा ही एक ऐसे आलोचक के रूप में स्थापित होते हैं जो भाषा, साहित्य और समाज को एक साथ रखकर मूल्यांकन करते हैं। उनकी आलोचना प्रक्रिया में केवल साहित्य ही नहीं बल्कि समाज, अर्थ, राजनीति, इतिहास को एक साथ लेकर साहित्य का मूल्यांकन वे करते हैं। रामविलास शर्मा की समीक्षा कृतियों में विशेष उल्लेखनीय है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रेमचंद और उनका युग 1953,
निराला 1946, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1954, प्रगति और परंपरा 1954, भाषा और संस्कृति 1954, भाषा और समाज 1961, निराला की साहित्य साधना 1969 और निराला की साहित्य साधना पर इनको पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, निराला की साहित्य साधना ये जीवनी है, इस पर इनको पुरस्कार मिला है। भारतीय साहित्य ज्ञान में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। किस सन में मिला है इनको? 1970 में मिला है शायद। 1970 में कहाँ गया? 1970 में रामविलास शर्मा को निराला की साहित्य साधना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है और ये रचना है 1969 की। ठीक है, एक साल बाद इनको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। जो पुरस्कृत रचनाएं हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, प्रगतिवादी कवि हैं। कौन कवि प्रगतिवादी है? तो जयशंकर प्रसाद छायावादी हैं, मुक्तिबोध नहीं हरिवंश राय बच्चन हालावादी हैं, और मुक्तिबोध आएंगे आपका प्रयोगवाद में। ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल जो हैं प्रगतिवादी कवि हैं। ठीक है, प्रगतिवादी कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। यू की गंगा नींद के बादल इनकी रचनाएं हैं। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिशील काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। इनका पहला काव्य संग्रह युग की गंगा आज़ादी के पहले मार्च 1947 में प्रकाशित हुआ। केदारनाथ अग्रवाल ने मार्क्सवादी दर्शन को जीवन का आधार मानकर जनसाधारण के जीवन की गहरी व व्यापक संवेदना को अपनी कृतियों में मुखरित किया। केदारनाथ अग्रवाल के अन्य प्रमुख कविता संग्रह हैं फूल नहीं रंग बोलते हैं। केदारनाथ अग्रवाल, इस पर इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कमेंट करेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ें बहुत दिन तक याद हो जाएंगी। इस पर इनको पुरस्कार मिला है, लेकिन कौन सा पुरस्कार मिला है आप लोग बताइएगा। फूल नहीं रंग बोलते हैं। ठीक है, गुल मेहंदी है, हे मेरी तुम बोले बोल बोल, जमुन जल तुम कहे केदार, खरी खरी मार प्यार की थापें, ये इनकी काव्य कृतियां हैं, काव्य संग्रह हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं कि रचनाकार कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। प्रश्न नंबर 22 है, जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 23 है, इसमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? तो युग की गंगा और नींद के बादल ये दोनों हैं। युगधारा नागार्जुन की रचना है। और आग का झरना किसका है? आग का झरना याद नहीं आ रहा है किसका है, लेकिन युग की गंगा और नींद के बादल ये दोनों रचनाएं केदारनाथ अग्रवाल की हैं और युगधारा जो है नागार्जुन की है। तो ये सी और डी दोनों रचनाएं नहीं हैं। आपका उत्तर ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ केदारनाथ अग्रवाल की दो ही रचना दिखाई दे रही है, युग की गंगा और नींद के बादल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24, अबे सुनबे गुलाब भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आब, काव्य पंक्तियों का संबंध किससे है? तो ये प्रगतिवादी काव्य है और ये कुकुरमुक्ता की पंक्ति है। कुकुरमुक्ता निराला की कविता है, लंबी कविता है कुकुरमुक्ता, और उसमें लिखा है अबे सुनबे गुलाब। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं हैं। अज्ञेय जो है प्रयोगवादी कवि हैं और नागार्जुन, दिनकर, मुक्तिबोध ये सब प्रगतिवादी कवि हैं। दिनकर तो वैसे राष्ट्रीय काव्य धारा में आते हैं, प्रगतिवाद के साथ राष्ट्रीय काव्य धारा भी इनके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं? तो अंधेरे में इनकी कविता है लंबी कविता। ठीक है, ये पेशोला की प्रतिध्वनि जयशंकर प्रसाद की है और राम की शक्ति पूजा निराला की है, असाध्य बीड़ा अज्ञेय की है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सब रचनाएं
लंबी कविता है, लेकिन इनके रचनाकार अलग अलग हैं। अंधेरे में मुक्तिबोध की है, असाध्य बीड़ा अज्ञेय की है, राम की शक्ति पूजा निराला की है और पेशोला की प्रतिध्वनि जयशंकर प्रसाद की है, जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है, चांद का मुंह टेढ़ा है, ये रचनाकार इसके हैं मुक्तिबोध। सब लोग कहते हैं चांद बहुत सुंदर है, चांद बहुत सुंदर है, इन्होंने लिख ही दिया कि चांद का मुंह टेढ़ा है। ठीक है, अगला प्रश्न है 28 नंबर, भूल गलती कविता के कवि हैं। भूल गलती किसने लिखा है? तो मुक्तिबोध ने लिखा है। ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है, अंधेरे में कविता किसने लिखी है? तो अंधेरे में कविता मुक्तिबोध ने लिखी है। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 30 है, कामायनी एक पुनर्विचार। कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचनात्मक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो मुक्तिबोध हैं। और एक रचना है सेम ऐसे ही एक कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन। ठीक है, कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन, इसके रचनाकार कौन है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि रिलेट करके चीज़ें पढ़ने से ज़्यादा दिन तक याद रहती हैं और ये कंफ्यूज करने वाली भी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? तो रहस्य पुरुष अंधेरे में कविता में रहस्य पुरुष का बिंब नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा है में कौन सी कविता संकलित नहीं है? तो भूल गलती, ब्रह्म राक्षस, ये दोनों कविताएं चांद का मुंह टेढ़ा में है और एक स्वप्न कथा भी है। ठीक है, लेकिन जन्मदिन की धूप नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था, यानी अंग्रेजों के द्वारा इसको प्रतिबंध कर लिया गया था? तो ये है भारत इतिहास और संस्कृति। ये इनकी रचना है, पुस्तकाकार रचना है और इसको ये कर दिया गया था, प्रतिबंध कर लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में है? त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं जो है हिंदी के अलावा अवधी में भी इन्होंने लिखा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 35 है, निम्नलिखित में दिनकर की काव्य रचना नहीं है? तो दिनकर की है हुक्का, रसवंती, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, त्रिधारा नहीं, त्रिधारा, मुकुल, ये दोनों रचनाएं सुभद्रा कुमारी चौहान की हैं। त्रिधारा और मुकुल सुभद्रा कुमारी चौहान की हैं और सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्रीय काव्यधारा की कवित्री हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्रीय काव्यधारा की कवित्री हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 35 है ना, 36। प्रश्न नंबर 36 है, ये दिया गया है, ये बहुत विशेष है, इसको पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ आप लोगों को दे दिया जाएगा। और जो लोग ग्रुप में ऐड नहीं है उन लोग को मैं नंबर बता दे रही हूँ, इस नंबर पे आप लोग मैसेज करिएगा, आप लोगों को ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और उसी पर जितनी भी क्लासेस होती हैं सबका पीडीएफ वहाँ पर दे दिया जाता है। आप लोग वहाँ से लीजिए और पढ़िए, क्योंकि समय बहुत ही कम है। एक बार आप लोग क्लास को देखिए और एक बार पीडीएफ को पढ़िए, निश्चित ही आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएंगी। और मानती हूँ कि कोई भी चीज़ इतना जल्दी याद नहीं होता है, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो सामने दिखेगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा उत्तर सही है। ठीक है, नंबर है 87 37, क्या लिख दी मैंने, 87, यहाँ लिखती हूँ 87 37 87 37 81 28 39, इस नंबर पर आप मैसेज करिएगा, आप लोगों को ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 36, हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, हारे को हरिनाम। प्रश्न नंबर 37 है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है और इस पर इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृति के 4 अध्याय पर कौन सा पुरस्कार मिला है बताइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? तो कुरुक्षेत्र जो है
कुरुक्षेत्र, इसको आधुनिक युग की गीता कहा गया है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी है? कौन सी है पूछ रहा है, तो कुरुक्षेत्र है। लोकायतन किसकी है? अभी हम लोग ऊपर देखे हैं। आर्यावर्त किसका है और उन्मुक्त किसका है? ठीक है, ये लोकायतन किसका है? पंत की है। ठीक है, और कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की है। आर्यावर्त और उन्मुक्त किसका है बताइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह पंक्तियाँ किस कविता से उद्धृत हैं? तो यह पंक्तियाँ किसकी कविता से उद्धृत है? रामधारी सिंह दिनकर की कविता से उद्धृत है। और वो कविता कौन सा है? सिंहासन का खाली करो जनता आती है। ठीक है, जनतंत्र का जन्म यहाँ दिया गया है। जनतंत्र का जन्म, यही कविता का नाम है। ठीक है, जनतंत्र का जन्म। कविता में सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। 41 नहीं है नीचे है। बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा है? कुमकुम। कुमकुम है, अपलक है, ये सब रचनाएं इनकी है, बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। और ये आते हैं राष्ट्रीय काव्यधारा के अंतर्गत। ठीक है, अगला प्रश्न है 41 हो गया। 42 नंबर प्रश्न है नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन था? शंभुनाथ सिंह। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आगे चलते हैं। 42 हो गया, तो 42 तक था हम लोगों का ये प्रश्न प्रगतिवाद का। ठीक है, तो आज हम लोग प्रगतिवाद के प्रश्नों को पढ़ लिए। अगली क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रयोगवाद के उन सभी प्रश्नों को जो पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में प्रयोगवाद के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।